मेरे हाथ में एक किताब है, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया। लेखक हैं संजीव पांडे। संजीव पांडे साहब को लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। इस किताब की चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं, विधानसभा चुनाव को लेकर, और खास तौर से राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। अभी बहुत हंगामा हल्ला मचा फ्रीबी को लेकर। गहलोत सरकार ने 10 लाख मोबाइल बांट दिए हैं, 3 साल का उस पर डेटा भी चार्ज हो गया है। और बीजेपी वहां आंतरिक कलह से भी गुजर रही है और अपने कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चुनाव में उतार रही है। तो ये क्या बीजेपी के अंदर डिस्परेशन है, क्या क्या एजेंडा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अंदर एकदम वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन है राजस्थान की राजनीति को लेकर। संजीव जी के साथ इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या चल रहा है? आप तो बगल में रहते हैं, हरियाणा में, बगल में राजस्थान, आपके घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। नहीं, देखिए मतलब कि जो सूचना, राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है। हाँ। तो सिर्फ 1-2 जिलों से तो आप आइडिया लगा नहीं सकते, लेकिन 5 बातें राजस्थान चुनाव में लेटेस्ट ये आ रही है कि एक चर्चा है, आफ्टर बजट अशोक गहलोत ने काफ़ी गेन किया जो पीछे बजट पेश किया था। दूसरी जो चर्चा ये है कि वसुंधरा राजे पार्टी में हाशिए पे आ गई हैं और अशोक गहलोत के साथ उनका एक पैचअप है। तीसरी चर्चा ये है कि सचिन पायलट को लेने में भाजपा फेल रही। लास्ट अटेम्प्ट 2-3 दिन पहले तक हुआ था, लेकिन सचिन पायलट नहीं आ पाए। चौथी जो सबसे बड़ी चर्चा ये है कि वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी को राजस्थान के पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि जो दिया कुमारी, हाँ, जो बारे में थोड़ा बताइए। जयपुर राजघराने की जो बेटी हैं, और सेम वसुंधरा राजे भी एक राजघराने से संबंध रखती हैं, ये भी राजघराने से संबंध रखती हैं, और मतलब कि एक महिला भी हैं और सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद वो जो क्या कहा जाता है, उसके बाद क्या हुआ कि वो ये जो स्थिति आई है, उस स्थिति में मतलब कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से हाशिए पे लाने का वसुंधरा राजे से नाराज है। और चौथी एक जो बड़ी है कि भैरव सिंह शेखावत के जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार जो दामाद हैं उनके नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट काट के दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए कि एक अनार 100 बीमार। अभी सत्ता आई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कम से कम 5 हैं। मतलब ये अगर बीजेपी हारेगी तो ये 5 फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट रहे। देखिए, बीजेपी हारेगी तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अशोक गहलोत का सोशल वेलफेयर स्कीम। अच्छा, हाँ, बताइए। उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी उज्ज्वला योजना में गैस की कीमतें घटाई हैं, तो उज्ज्वला योजना में गैस की कीमतें जब घटाई तो 600 रुपये पे आ गया। लेकिन अशोक गहलोत जो हैं ऑलरेडी 500 रुपये का उज्ज्वला योजना में जो कवर्ड लोग हैं उनको गैस सिलेंडर दे रहे हैं सब्सिडी देके। अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने आयुष्मान भारत में 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपया दे रहे हैं, कवर किया है लोगों को। अशोक गहलोत उसी स्कीम के तहत 25 लाख रुपया दे रहे हैं, तो 20 लाख ज़्यादा दे रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस। थर्ड जो सबसे बड़ी बात यह है अशोक गहलोत ने कि रोजगार गारंटी, अर्बन रोजगार गारंटी में 125 दिन का उन्होंने एक बिल दिया कि शहरी जो बेरोजगार हैं उनको भी 125 रुपये का 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और अगर 15 दिन तक अगर उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो उनको बेरोजगार माना जाएगा और राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उनको रोजगार दिलवाया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो उनका लेटेस्ट गेम चेंज है कि उन्होंने जो महिलाओं को मोबाइल दिया है और उसके साथ 3 साल का जो चार्ज, मतलब कि डाटा चार्ज जो कर दिया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर परेशानी है। और देखिए उसी समय देखिए कि जब ये सारा जो फ्रीबी का इतना जब कारण बीजेपी की स्थिति जब खराब हुई है, तो उसका रिजल्ट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल हुआ है। जो पीआईएल दाखिल करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अश्विनी उपाध्याय। तो अब इनको लग रहा है कि फ्रीबी जो है, फ्रीबी हम तो नहीं कहेंगे, हम तो उसको सोशल वेलफेयर करेंगे, सोशलिस्ट जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट होता है वो कहेंगे। फ्रीबी वो कहते हैं जो पूंजीपतियों को लाभ देते हैं अरबों रुपए का, और गरीब को 2 रुपये देने में उनको बहुत परेशानी हो जाती है, वो इनको फ्री भी बोलते हैं। मतलब 5 किलो अनाज और गैस, उज्ज्वला योजना सब भारी पड़ गया आप कांग्रेस का दाव। लोग कहते हैं कि हमारा अस्थायी इंतजाम करो, या तो परमानेंट रोजगार दे दो, या तो महंगाई कंट्रोल कर लो, आदमी कम से कम जीने का एक उसके पास एक इतना हो कि जी सके। अब किसी को 5,000 का इनकम है
और उसका रहने का खर्च ही 15,000 महंगाई के कारण हो जाए, प्रॉफिटियर्स के कारण हो जाए, कि जैसे अभी खबर आई नहीं कि 2 रुपये का बिजली अदानी मार्केट में 10 रुपये का बेच रहे हैं, तो प्रॉफिटियर्स का गेम है। अगर इसी को रोक दिया जाए, इस चोरी को रोक दिया जाए, इस कॉर्पोरेट लूट को जो गौतम अदानी जैसे जो फाइनेंशियल टाइम्स में आया है, अगर उसको रोक दें तो दिल्ली में सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री बिजली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अफोर्डेबल बिजली होगी 3 रुपये का। और अगर लुटेरा जो प्रॉफिटियर है वो 3 रुपये में कहेगा मैं सिर्फ 50 पैसे पर यूनिट प्रॉफिट लूँगा, मैं 8 रुपये नहीं लूँगा। गौतम अदानी गुजरात से लेके कई स्टेटों में लोगों को लूट रहा है बिजली के नाम पे। मतलब कि 1 रुपये का कोयला इंपोर्ट करके 2 रुपये उसको बता रहा है फर्जी बिलिंग करके, ये सब जो इशारे हैं। तो ये जो है ना, ये जो लूट है उस पर बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग तो बोलते नहीं है कि इनके दोस्त कैसे लूट रहे हैं। गरीब को जब 2 रुपये और 4 रुपये आता है तो ये चीखना शुरू हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि जी ये तो फ्री भी तो बहुत नुकसान है, ये देश का नुकसान है, देश की इकोनॉमी खराब कर देंगे। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की बात आएगी तो फिर कहेंगे तो हमारा स्टेट का बजट ही नहीं अलाउ करेगा, कैसे ओल्ड पेंशन दे दें। लेकिन ये बड़े लूट पे चुप रहे। तो ये जो है, जो वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत सरकार के जो वेलफेयर स्कीम है वो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ने जा रहा है, और जिसके कारण गहलोत की वापसी हो रही है। और लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को 100 से 105 सीटें आने की संभावना है और बीजेपी 75 से 80 पे पहले की तरह सिमटेगी। ये एक एनालिसिस है। जो आंतरिक कला है वो भी है पार्टी के अंदर। कांग्रेस के अंदर आंतरिक कला 2 फ्रंट पे है, एक सचिन पायलट है, एक अशोक गहलोत है। भाजपा के अंदर आंतरिक कला जो है वो भी देखा जाए मोटा मोटी तो एक फ्रंट दिख रहा है वसुंधरा राजे और अमित शाह का फ्रंट दिख रहा है आमने सामने, कि और नरेंद्र मोदी का, जो वसुंधरा राजे को साइड लाइन करने में है। अब वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में दिया कुमारी को वहां खड़ा कर नरेंद्र मोदी दिया कुमारी को सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह दिया कुमारी को, लेकिन वसुंधरा को साइड लाइन कर रहे हैं। तो दिया कुमारी जो है ये सेंटर लीडरशिप उसको क्रिएट कर रहे हैं दिया कुमारी को, और उसके लिए उन्होंने नरपत सिंह राजवी को टिकट काट दिया, जो ओल्ड आरएसएस और संघ से जुड़े हुए हैं, भैरव सिंह शेखावत के फैमिली से हैं। और उन्होंने परसों बोला कि जिन्होंने मुगलों के सामने पैर नवाया, हाथ नवाया, सर नवाया, आप उसको राजस्थान में भाजपा का विकल्प बता रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के सामने सरेंडर किया। ये बेसिकली जो जयपुर के राजघराने के संबंध रहे हैं ना, फैमिली संबंध रहे हैं मुगलों के साथ, मतलब कि इनकी शादियां भी होती रही है मुगलों में, जो जयपुर के जो राजा हैं। तो नरपत सिंह राजवी ने खुला आरोप लगाया है, दैनिक भास्कर में मैंने इंटरव्यू देखा, कि जिन्होंने मुगलों के सामने सर नवाया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट में चेहरा बढ़ाया है। तो पार्टी के अंदर है कि छोड़ने वाले? पार्टी के अंदर अभी है, फिलहाल छोड़ भी सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अभी मैं देख रहा हूँ। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक और समस्या है, सारे मुख्यमंत्री बनने को फिर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी हाईकमान के चहेते हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत को ये डर हो गया है कि अगर दिया कुमारी को अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मोदी अमित शाह के खास हैं, बहुत ही खास हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय लिए हुए हैं, जल शक्ति मंत्रालय। और तो तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक और कैंडिडेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी प्रधानमंत्री के खास हैं, और प्रधानमंत्री कहने पर लोकसभा में राहुल गांधी का माइक भी बंद करवा देते हैं, वो है ओम बिरला। ये भी मुख्यमंत्री के छुपे कैंडिडेट हैं। ये सबकी लड़ाई होगी तो मुझे हो सकता है मैं बैठ जाऊँ। और एक और कैंडिडेट हैं जो कॉरपोरेट के बंदे हैं, जो सीधा अमेरिका आईएएस बनते हैं, आईएएस बनने के बाद सीधा अमेरिका जाते हैं, वहाँ से ही नौकरी डिजाइन करते हैं, फिर सीमेंस कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं, और एकाएक मोदी 2 में पता नहीं कहाँ से वो प्रकट होते हैं और भारत के 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं मंत्री बन के। अश्विन वैष्णव वो कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन भी वहाँ करवा दिया और हमें मुख्यमंत्री बनाओ ब्राह्मण। हालांकि वो जिस ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं वो शायद पिछड़ी कम्युनिटी में, वहाँ ओबीसी कम्युनिटी में आती है, वो ब्राह्मणों की कोई ऐसी कम्युनिटी है जो ओबीसी में वहाँ राजस्थान में मानी जाती है। तो वो जो है वो भी उम्मीदवार हैं। तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विन वैष्णव, ओम बिरला, दिया कुमारी, और बाकी जो स्टेट के लीडरशिप में सतीश पूनिया, जो प्रदेश के अध्यक्ष मिस्टर जोशी हैं, हरिदेव जोशी जो प्रदेश के वहाँ जो अध्यक्ष हैं हरिदेव जोशी, या सीपी जोशी कोई प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के नाम में, हम जोशी हैं ना, हाँ शायद सीपी जोशी हैं। वो सीपी जोशी वहाँ कांग्रेस में विधानसभा के स्पीकर हैं, और ये सीपी जोशी भाजपा के एक अध्यक्ष हैं। ये भी सीएम के कैंडिडेट हैं। 8-7 कैंडिडेटों के साथ भाजपा मैदान में है। फिर भाजपा ने एक और कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। एक महंत हैं यादव जी, बाबा बालकनाथ, नाथ संप्रदाय से हैं। उनके गुरु सामनाथ पहले अलवर से एमपी होते थे, अब ये एमपी हैं। इनका हेडक्वार्टर रोहतक में है, बहुत बड़ा मठ है, बहुत एजुकेशन से जाते हैं।
ये भी सीएम के कैंडिडेट होगा, इनको भी विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया गया है सांसद, लेकिन इनको विधानसभा में उतारा गया है। 7-8 जो है ना मुख्यमंत्री चेहरे के साथ बीजेपी मैदान में उतरी। हाँ, अब इनके बारे में ये चर्चा हो रही है कि योगी इनको चाहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाए। योगी जी चाहते हैं, क्योंकि योगी जी जो हैं वो भी नाथ संप्रदाय से हैं और इस मठ से बहुत वो इमोशनली जुड़े हुए हैं। जब एमपी जो सामनाथ, जो पहले जब बाबा सामनाथ जो वहाँ के अलवर के एमपी थे, सामनाथ या रामनाथ नाम था, जब उनका डेथ हुई थी तो वो वहाँ आए थे स्पेशली। वो गोरखपुर से बड़ा मठ ये नाथ संप्रदायों का माना जाता है। और चूंकि अलवर और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें यादव आबादी जयपुर तक अच्छी है, तो एक बीच में बाजार में ये भी बात फैलाई गई है कि जो महंत जी हैं वो योगी जी के तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। तो इतने मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस में सिर्फ 2 हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अब ये है कि फिलहाल सचिन पायलट के बारे में ये बताया जाता था कि सचिन पायलट से स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने संपर्क किया था पीछे 3-4 दिन 10 दिन पहले ही, क्या भाजपा ज्वाइन कर लिए। सचिन पायलट ने एक शर्त रखी कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री से पहले सीधी मीटिंग करो। सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस्तेमाल भी करना चाहती है, लेकिन वो सम्मान नहीं देना चाहती। ये 9वां सीएम कैंडिडेट होंगे। 9वां सीएम कैंडिडेट के चक्कर में तो मोदी से मीटिंग नहीं होने दी उन्होंने सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट को जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उस समय गुर्जर कम्युनिटी को लग रहा था कि सचिन पायलट सीएम हो गए। 32-33 सीटों पे गुर्जर बहुत ही प्रभावी है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि गुर्जरों का वोट तो हम ले लें, लेकिन जब गुर्जर सीएम की आएगी बात आएगी तो तैयार नहीं आएंगे। तो सचिन पायलट वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अशोक अभी भाजपा में कांग्रेस के अंदर सेकंड बड़ा लीडर आज के डेट में राजस्थान में अशोक गहलोत ही है। ग्वालियर के राजकुमार जी बीजेपी में गए तो क्या हाल हुआ? वो बेचारे बस उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना तो नहीं पूरा हुआ जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पहले ही हैं। अब तो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे उनके एरिया में जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनको भी विधानसभा में उतार दिया गया है। भाजपा ने सिग्नल दे दिया कि आप जिस ग्वालियर संभाग से हो उस संभाग में ही नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा में उतार के बता दिया कि अगर कल को सीएम बनने की बात आएगी तो नरेंद्र सिंह तोमर आपसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो वो तो उनकी जो ख्वाहिशें थी वो तो खत्म हो गई। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस लेवल पर नाराजगी है। कांग्रेस में रहते तो कमलनाथ के बाद वो ले सकते थे। यंग लीडर जो भी है कांग्रेस में अभी सारे बुजुर्ग सीएम हैं। जैसे डीके शिव कुमार ने क्या किया, डीके शिव कुमार ने पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया, पैसे भी खर्च किया, लेकिन जब सीएम के बहुत बड़े दावेदार थे और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, कर्नाटक में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है बोकलिग्गा कम्युनिटी, उसके बावजूद डीके शिव कुमार जो है वो उन्होंने जब हाई कमान ने कहा कि नहीं अभी सिद्धारमैया बनेंगे, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी, जो एक समझदार कांग्रेसी अक्सर करता है, उन्होंने जो समझदार कांग्रेसी ये करता है, क्योंकि सिद्धारमैया के बाद सक्सेसर तो वही होंगे, वो इतना बेचैन नहीं होता है। तो वो बेचैन जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं। सचिन पायलट भी उस समय जल्दी खेल गए। सबको पता है कि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा पार्टी का नेता वही है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार के सबसे ज़्यादा नज़दीकी भी सचिन पायलट हैं। तो ऑटोमेटिक है कि वो ऑटोमेटिक मतलब कि एक नेचुरल लीडर है कांग्रेस में सेकेंड, और अशोक गहलोत के बाद फर्स्ट लीडर हो जाएंगे नेचुरल। तो वो मुझे लगता है कि ये शायद फारूक अब्दुल्ला को दामाद भी हैं, तो फारूक अब्दुल्ला ने शायद उनको समझाया भी हो। तो फिलहाल अब वो खुल के ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक था कि उनको ले आए इलेक्शन से पहले तोड़ दें, वो संभावना कम होती दे रही है, क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं ना, वो शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो अब जैसे जाति जनगणना का भी सवाल है, अब तो राजस्थान सरकार भी कह रही है कि हम करवाएंगे बिहार के तर्ज पे। अब बीजेपी मौन है इस पे। बीजेपी मौन है, और बीजेपी ने तो कहीं जातीय जनगणना की बात ही नहीं करी है, और कांग्रेस ने फ्रंट फुट पे इस पे खेल रही है कि हम पूरे देश में ही करवा देंगे अगर 2024 में आ गए तो। देखिए जो सबसे बड़ी बात है ना कि कांग्रेस के पक्ष में एक बात ये जा रही है ना कि अगर ओबीसी और कास्ट पॉलिटिक्स की जब बात आएगी ना, तो कांग्रेस के अभी मैक्सिमम सीएम जो हैं वो सारे सुखू को अगर माइनस कर दें तो मैक्सिमम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, और उसमें भी ओबीसी में भी अगर भूपेश बघेल को माइनस कर दें तो 2 कम्युनिटी वो मोस्ट बैकवर्ड में ही आते हैं। जैसे अशोक गहलोत माली है, सिद्धारमैया भी पशुपालक जाति से हैं, कुरुबा कम्युनिटी जो है। तो ये जो कांग्रेस को तो प्रैक्टिकली है। भारतीय जनता पार्टी के जो मैक्सिमम मुख्यमंत्री जो हैं वो ज़्यादातर ऊंची जातियों से संबंध रखते हैं, चाहे वो असम में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, इवन कि हरियाणा में भी हैं वो ऊंची जाति से, पंजाबी जाति से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है मैक्सिमम जो है
वहाँ पे महाराष्ट्र में चूंकि अगर वो पावर में नहीं है, नहीं तो वहाँ भी उनके ऑटोमेटिक पसंद देवेंद्र फडणवीस ही होते, मुख्यमंत्री के ऊंची जाति के थे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक रूप से जो मुख्यमंत्रियों के पदों पर ज़्यादातर ऊंची जाति के लोग बैठे हैं और कांग्रेस में पिछले बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी को ये बोलना थोड़ा सा आसान हो रहा है, फ्रंट फुट पे दिखा सकते हैं। फिर दूसरा जो इनके जो वेलफेयर स्कीम है उसका भी ज़्यादातर लाभ दलित और पिछड़ों को मिल रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिक है कि ज़मीन पे उनको फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को। और इसका फ़ायदा यही नहीं है, कहते हैं कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं अपने खड़गे साहब। तो मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान का जो अभी जो चुनाव है, राजस्थान का चुनाव में ओपीएस बहुत बड़ा फैक्टर है। राजस्थान सरकार के ओल्ड पेंशन लागू हो चुका है वहाँ ना, राजस्थान जो है बहुत पहले ही लागू कर दिया था इसको। आज हमको लगता है कि 1.5-2 साल हो गए ओपीएस लागू किए हुए, उसका लाभ मिल रहा है राजस्थान को, अशोक गहलोत को। सोशल वेलफेयर की स्कीम में कई बड़े स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का मुझे ज़्यादा नहीं पता, चाहे वो महिलाओं को गैस सिलेंडर से रिलेटेड हो। तो ये जो सारी चीज़ों में अशोक गहलोत बहुत ही हावी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं कि इतना जो इन्होंने फ्री भी जो किया है इसका हम लोग काउंटर कैसे करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल जी। पिछली विधानसभा चुनाव में बसपा के 6 विधायक थे और 6 के 6 कांग्रेस में चले गए थे। वहाँ दलितों की संख्या भी बहुत है। बसपा का फैक्टर कितना क्या रहेगा? देखिए, हमने जिन लोगों से बात करी है वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि भारतीय बसपा का क्या स्टैंड होगा। सारी सीटों पे खड़ा करेगी, कुछ सीटों पे खड़ा करेगी अपने प्रभाव क्षेत्र वाले में। वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बसपा का प्रभाव है, लेकिन उन्होंने एक उसमें ब्रैकेट भी लगाया। वो ब्रैकेट लगाया कि ये जो वेलफेयर स्कीम है उससे वो आबादी भी प्रभावी है जो बसपा के वोट बैंक थे, उसका प्रभाव पड़ा है। तो क्या बसपा का वोट पट उतना ही इंटैक्ट रहेगा या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा? अभी आपने याद दिलाया तब मुझे याद आया, बसपा वहाँ राजस्थान में एक फैक्टर है आज भी है। और वो उन्होंने ये मुझे बताया, जो मेरे मित्रगण हैं जयपुर में, उन्होंने बताया कि जो मथुरा से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट जो हैं भरतपुर और ये जो उत्तर प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं वो जयपुर तक भारतीय बसपा के एक वोट बैंक है। तो कहता है कि वो वोट बैंक अभी वो देखना होगा, उस पर लोगों की नज़र है कि ये वोट बैंक मायावती की तरफ उतना इंटैक्ट रह गया है जो 5 साल पहले था, या अब वो वेलफेयर स्कीम में जो इतने ज़्यादा स्कीम्स चले हैं उसके कारण वो वोट बैंक। क्योंकि एक चर्चा हो रही है कि अगर अशोक गहलोत साहब हार गए तो ये सारे स्कीम्स बंद हो जाएंगे। हुआ था ना मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह हार गए तो जो 33-30% रिजर्वेशन दिया गया था सरकारी खरीद में जी, उमा भारती ने बंद कर दिया उसको। ओके। तो ये चर्चा वहाँ पे है। जैसे जो मोबाइल रिचार्ज हुआ, जो मोबाइल चार्ज हुआ 3 साल का, और जिनको भी मोबाइल मिला नहीं है, 40 लाख कहते हैं मोबाइल बांटने की उनके अभी 10 लाख टारगेट है, 8-10 लाख बांट दिया है। तो लोगों का वो महिलाओं में चर्चा है कि गहलोत साहब अगर हार गए तो फिर 30 लाख मोबाइल जो महिलाओं को मिलना है वो नहीं मिलेगा। या ये चर्चा है कि कर्मचारियों में कि ये आएगी सरकार तो फिर कहीं ओपीएस को रिवर्ट ना कर दे, एनपीएस ना ले आए। अटल जी ने ही लाया था, अटल जी लाए, इसीलिए उनमें डर है कि ओपीएस को हटा ना दें। तो ये जो सारे हैं उनका ये भी कहना है कि अशोक गहलोत के प्रभाव प्रेशर में इन्होंने उज्ज्वला योजना में घटाया, गैस की कीमतें अब 600 पे लेके आए हैं। तो उनका कहना है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसको भारतीय, अब चूंकि अभी रही सही कसर अश्विनी उपाध्याय ने कर दी, सारे राजस्थान को पता चल गया कि बीजेपी का नेता है, और इन्होंने फ्रीबी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी हो गया। लोक कल्याणकारी योजना, हाँ, मतलब लोक कल्याणकारी को लेकर जो इन्होंने पीएल डाल दिया। तो ये भी चर्चा हो गया कि बीजेपी के तो बंदे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कि ये बंद करवाओ गरीबों का। तो ये जो है ना, ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है। अब बसपा अल्टीमेटली कितना फैक्टर रहेगा? देखिए, बसपा का फैक्टर है कि बसपा पिछली बार 6 सीट ले गई थी ना, तो 6 सीट जो ले गई थी, तो अब वही है कि जो वोट बैंक तो वही उनका 2-3% है। तो वो अब वही कह रहे हैं कि वो वोट बैंक कितना इंटैक्ट रहेगा अगर वो वोट टूट गया। अगर बसपा, देखिए बसपा का उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा वोट घट रहा है 2022 में। देखिए, अगर 2017 और 2022 के अगर उत्तर प्रदेश जो बसपा का सबसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये सब तो सब्सिडरी बसपा के एरिया रहे हैं, मेन एरिया तो इनका उत्तर प्रदेश रहा है। वहाँ जिस ढंग से 22% से वोट घट के 10% पे आया है, तो इसका इम्पैक्ट बाकी प्रदेशों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। और दूसरा ये है कि अभी तक उन्होंने स्टैंड भी नहीं क्लियर किया है कि करना वो क्या चाहते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या करना चाहते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में उनका क्या एजेंडा होगा। जो दलित वेलफेयर की बात बसपा करती रही है वो कांग्रेस ऑलरेडी कर रही है अब।
तो उस पर दलित कितना बसपा के साथ इंटैक्ट रहेगा ये तो इलेक्शन के बाद बताएगा। और पत्रकार और भी जो लोग वहाँ हैं वो इसको कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि बहन जी उस वोट बैंक को जो इतना पिछले बार मिल रहा है, जितना मिलता रहा है, उसको इंटैक्ट रख पाएंगे कि उसमें कांग्रेस सेंध लगा देगी। ये देखने आकाश आनंद बहुत घूम रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, वो कुछ कारगर साबित होंगे? देखिए डेफिनेटली, देखिए एक तो हार्डकोर वोट बैंक है, 10% वोट बसपा को पहले भी आया था, वहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखिए 10% वोट तो आया ही है। लेकिन वो होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स में पावर में नहीं आ सकती, या पार्टी जो है या पार्टी इनके कारण कोई और ऐसे लोग आ जाएं जो हमारे हितों पे चोट पहुंचा दे, तो फिर उसका नुकसान भी होता है, मेरा ये मानना है। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और ये था चुनाव विशेष राजस्थान में। देखिए क्या होता है, बीजेपी 7-8 सीएम चेहरे के साथ मैदान में है। कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह था वो खत्म होता नजर आ रहा है। सोशल वेलफेयर स्कीम पावरफुल फैक्टर है। बसपा की भी कितनी भूमिका हुई, क्या होगी, चुनाव के बाद पता चलेगा। जी शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। नमस्कार। नमस्कार।